हाँ, तो हम बात कर रहे थे जर्मनी की चांसलर जो है एंजेला मर्केल लगातार जो है 10वें वर्ष तक विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। दूसरे स्थान की बात करेंगे, विगत वर्ष की भांति 20 वर्ष क्या होगी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्ड को प्रदान किया गया है। तो दो तरीके का क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है, तो आप देखेंगे क्रिस्टीना लेगार्ड, और इस वर्ष विभाग आप देखेंगे कौन है, दूसरे स्थान के क्रम में है। तीसरे स्थान पर क्या है, यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, तो देखेंगे तीसरे स्थान पर हैं। 2020 की 100 देखेंगे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में इस सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। पहला नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 41वीं रैंक, विगत वर्ष 34वीं रैंक थी। एचसीएल की मुख्य कार्यकारी सीईओ रोशनी नरार मल्होत्रा को आप देखेंगे 55वां स्थान है जो, और किरण मजूमदार शाह तीसरे आप देखेंगे बायोकॉन की संस्थापक है। इसके साथ साथ ये कौन किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे भी इस चीज को रट के जाएंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, तो आप देखेंगे अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है B2C, तो देखेंगे कौन सा, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार से उपभोक्ता, कॉमर्स टू कंज्यूमर टू B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2020, प्रथम रैंक आप देखेंगे शीर्ष 5 देशों में। तो आप देखेंगे तो 2020 के संदर्भ, 19 के संदर्भ में है, 20 के संदर्भ में याद रखना है आपको, तो स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है और डेनमार्क है। तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरा नीदरलैंड है। अंतिम 5 में देखेंगे नाइजर, चाड, बुरुंडी, कोमोरोस और कांगो गणराज्य। जब कुछ समझ में ना आए तो अफ्रीकी राज्य का कोई देश अगर लगे कि हमको टिक मारना ही है, तो कोई एक अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश जो देखेंगे क्या होगा B2E कॉमर्स में सबसे ज्यादा, तो अफ्रीकी देश में भी आपको ये देखना है कौन विकासशील देश की श्रेणी में है। ठीक है, ऐसा मत मार के चलाना कि अफ्रीका है, अन्य देश हैं, ठीक है, उधर मिस्र को मार दो, अन्य देश भी हैं। तो इन देशों को छोड़कर कौन से देश छोड़ेंगे, पहला कि जो बिल्कुल कौन सा मेडिटेरियन वाले ऊपर वाले हैं उन्हें छोड़ोगे, दूसरा बिल्कुल नीचे वाले छोड़ोगे, दूसरा छोड़े जितने इधर मेडागास्कर साइड वाले हैं, देख रहे हो मैपिंग में, अगर कुछ समझ में ना है तो उधर वाले मार के आना, और उससे हॉर्न ऑफ इथोपिया वाले हैं, कुछ नाइजर के संदर्भ में है, नाइजर थोड़ा ऊपर वेस्टर्न उत्तर पश्चिम में नाइजर को रख सकते हैं। ठीक है, तिल ताड़ वाला देश है, तो देखेंगे नाइजर को यहाँ क्या है 192 है। चाड, बुरुंडी, कोमोरोस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और ये भी देखेंगे B2C ई कॉमर्स सूचकांक 2020 में भारत के में 15वां आप देखेंगे विश्व के 145 देशों की सूची में आप इसे देखेंगे। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 भारत के संदर्भ में जारी की है। कहा भैया भारत में सबसे कौन है, तो मुकेश अंबानी हर जगह छाए हुए हैं, तो यहाँ भी छाए हुए हैं, तो देखेंगे। इसके बाद गौतम अडानी, इसे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद शिव नडार, फिर देखेंगे कौन से धनी भारतीय हैं, राधा किशन दामनी भी इसका नाम जुड़ता है, ये भी आप देखेंगे कि राधा किशन दामनी किस रूप से इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से इसमें 5वां स्थान है बायुज रविंद्रन एवं दिव्या गोकुलनाथ। ये नाम इसलिए आप याद रखेंगे नए नाम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, अब वैश्विक पटल पे इनका नाम आने लगा है। आप इनको जाने किस एरिया से जुड़े हैं, क्या इनका कार्य क्षेत्र है और किस तरीके के ये इनके कामकाज, मतलब क्या व्यापार का ट्रेड का एरिया क्या है, या जो इनको इस लाइन में जो क्या है फोर्स इंडिया रिच लिस्ट है, क्या इनका जो आइकॉन क्षेत्र का है, एरिया क्या है, आप देखेंगे। इसके साथ 6 बिलियन के साथ क्या है सर्वाधिक धनी महिला आप समग्र रूप से कौन सी है, देखेंगे सावित्री जिंदल जो है सर्वाधिक भारतीय धनी महिला फोर्स इंडिया रिच लिस्ट में समग्र रूप से जारी किया गया है। इस तरीके से हमने संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे इस क्रम में कौन सा रक्षा वैज्ञानिक परिदृश्य करंट नोट्स के संदर्भ की अगर बात करें, तो इस संदर्भ में अगर बात करें तो वैश्विक संदर्भ की सूची में आप देख सकते हैं। अद्यतन खगोलीय गतिविधियों के संदर्भ में अगर बात करें तो इस संदर्भ में देख सकते हैं। यहां से
एक या दो क्वेश्चन आपको पूरे करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो लगभग साइंस टेक में हर सेक्शन डिवाइड है। ये सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, अद्यतन खगोलीय घटनाएं, ठीक है, स्पेस की घटनाएं हैं ये। बात है तो इसमें देखेंगे कि अद्यतन खगोलीय गतिविधियों के संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे रक्षा, कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। अब वैज्ञानिक में अंतरिक्ष है, रक्षा है, चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम, और इसे तोड़ तोड़ के देखेंगे। खगोलीय गतिविधियों में यहाँ सबसे पहले हेसन क्रेटर, तो हेसन एक क्रेटर है, अमेरिकी अंतरिक्ष जो एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर स्थित क्रेटर का नामकरण क्या किया है, हेसन क्रेटर नाम दिया गया है। तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं, हेसन क्रेटर नाम। तो देखेंगे इसका नाम दिया गया है हेसन क्रेटर, चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है, याद रखना हेसन क्रेटर। और कौन कौन से हैं, नासा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय एजेंसी, बाकी भूल जाइए। और बात है नाम 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वत्थ व्यक्ति जो है क्या है, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेसन के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो कौन थे, अमेरिकी अश्वत्थ व्यक्ति थे, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेसन के नाम पर यह नाम रखा गया है। कहना क्या है, कहना भैया चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है साउथ पोल, उसका नाम दे दिया गया है हेसन क्रेटर, बाकी भूल जाना आप, ठीक है। उल्लेखनीय है हेसन जो है क्या है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक हैं, ये देखा आपने। इसके साथ साथ हेसन ने और क्या काम कर डाला, हेसन ने कई आर्कटिक अभियानों को नेतृत्व किया था कि अब वर्ष 1945 में जो है आर्कटिक अन्वेषण एवं अमेरिकी नौसेना द्वारा ये इन्हें मेडल जो प्राप्त है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, पूछा जाएगा तो मिसलेनियस का पार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ बताए दे रहे हैं, आप मार दिए तो आपका भाग्य, नहीं मारे तो आपकी किस्मत, ठीक है, दोनों अलग अलग में हैं। देखेंगे 1996 में अमेरिकी नौसेना ने क्या किया है, तैनात एक पोत को जो है अमेरिकी नौसेना USNS हेसन नाम दिया था। अब बाकी छोड़ दीजिए, बस यही पूछा जाएगा। बाकी तो हमने कहानी बताई है जो है कि पूछा जाए बाई चांस वो घूमा हुआ हो कोई खोपड़ी से, तो क्या करेगा, वो इधर उधर से जोड़ के आपको बता के लेके आएगा कि बताओ क्या है। अगर आपको लगेगा कि ऐसा बनाऊंगा कि आपको पूरा नहीं पढ़े हो तभी बता पाओगे, वरना तो जितना क्या है यही बताना है बस। GSLV F-10 इको देखेंगे EOS 03 मिशन असफल हुआ है, किसका है ये, तो इसरो आप देखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित। और देखेंगे GSLV F-10 EOS 03 मिशन असफल है। आप GSLV F-10 के प्रक्षेपण के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय चरणों का प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन तकनीकी अवरोध के कारण तृतीय क्रायोजेनिक चरण में ये प्रज्वलित नहीं हुआ। मतलब 2 चरण तो सही चले, तीसरे चरण में आके ये प्रज्वलित मतलब नहीं चल पाया। जो क्या हुआ, प्रक्षेपण के उपरांत GSLV F-10 जुड़ा हुआ है। और क्या है देखेंगे EOS मिशन है इस संदर्भ में, तो GSLV F-10 के मध्य से भू अवलोकन, तो आप देखेंगे EOS 3 को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष जो है कक्षा में, तो यही इसे नाम दिया गया। इसका नाम क्या है, भू अवलोकन। उपग्रह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। GSLV 10 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जा रहा था, तो यह क्या है, तीसरे चरण में आया और असफल हुआ। और क्या है इसका नाम, तो देखेंगे भू अवलोकन उपग्रह जो है EOS 3 भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित, और उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की व्यावसायिक रियल टाइम की छवियों का लगातार क्या करता,
ये लगातार अंतराल पर उपलब्ध करने हेतु प्रक्षेपित किया गया था। रियल टाइम की छवियां मतलब रियल टाइम में किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक रियल टाइम मतलब कोई ऐसा एरिया जहां उसकी रियल टाइम की छवियां मतलब तस्वीरें लगातार अंतराल पे उपलब्ध प्रक्षेपित किए जाएं। तो EOS 03 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों क्या करेगी, पर्यावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। ठीक है, इस उपग्रह मिशन की अवधि 10 वर्ष की निर्धारित थी, ऐसा आप देख सकते हैं। GSLV 10 और EOS 03 दोनों याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसरो का साउंडिंग रॉकेट क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा साउंड रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है कौन सा? RH 560 MK/सेकेंड। यही है, आप देखेंगे इसका नाम भी यहां से पूछा जा सकता है। क्या है ये? इसरो का साउंड रॉकेट RH 560 MK/सेकेंड। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से तो देखेंगे लगभग जितने प्रक्षेपित यंत्र होंगे सब उठा के यहीं से किए जाते हैं, क्योंकि क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमी है, घूर्णन सारी साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता क्या कार्य करेगी? ये तटस्थ हवाओं, नेचुरल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक परिवर्तनों के अध्ययन करने हेतु RH 560 MK/सेकेंड के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए साउंड रॉकेट लॉन्च किया गया है। साउंड रॉकेट परिज्ञापी रॉकेट को 1 या 2 चरणों वाले क्या कहेंगे? ठोस नोदक रॉकेट है। याद रखना ये कौन सा है? 1 या 2 चरण वाला है, ये भी याद रखना। या ठोस है, ठोस नोदक रॉकेट है। इसका प्रयोग क्या होगा? अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु क्या करेंगे? ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण, मतलब वायुमंडल के जो ऊपरी क्षेत्र है उसका आप देखेंगे तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, ये आप बताएंगे हमको। ठीक है, तो वायुमंडल किस एरिया में है? वायुमंडल को किस नाम से जाना जाता है? जहां वायु आपका है, सांस ले रहे हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ऊपरी क्षेत्र 1965 से इसरो ने स्वदेश निर्मित क्या किया है? साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है, आप देखेंगे। और भारत में देखेंगे वर्तमान द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट निम्नलिखित हैं। RH 200, RH 300 MK/सेकेंड। अब तीसरा नाम आया है RH 560 MK/सेकेंड, यही लॉन्च किया है। बस यही ध्यान रखना है। आप देखेंगे PSLV C51 क्या कर रहा? अमेजोनिया 1 मिशन। तो भारतीय अंतरिक्ष इसरो द्वारा क्या किया है? फिर वह कहाँ पहुंचे? आंध्र प्रदेश गए, श्रीहरिकोटा गए। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार से क्या कर दिया? ध्रुवीय प्रक्षेपण उपज्ञान, वो क्या था? GSLV। ये है ध्रुवीय जो है उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV C51 के माध्यम से कुल कितने नंबर भी याद रखना है आपको, याद रखना, ये नाम याद रखेंगे, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा ये तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या दिया गया? इसको अमेजोनिया मिशन 1 मिशन है। कितने उपग्रह लेके गया है? 19 लेके गया है। ये भी गया 21 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान है। ठीक है, 21 का। और देखेंगे सतता मिशन ध्रुवीय जो उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV का, ये टोटल आर लिखेंगे 53 संस्करण का है। लेकिन उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ भी हुए होंगे। तो साथ ही यह देखेंगे PSLV के DL संस्करण 2 स्ट्रैप ऑन मोटर युक्त की तीसरी उड़ान है। छोड़ दीजिए, ये सब आप जान जाने तो अच्छा है, जरूरी नहीं करंट अफेयर्स में साइंस टेक पूरी पढ़ लें आप, तो इसे छोड़ें। आप मिशन के तहत PSLV C51 से मुख्यतः क्या होगा? उपग्रह अमेजोनिया 1 ब्राजील का, जो अमेजन के नाम से है, अंदाजा लगा सकते हैं। 18 सह यात्री को पैसेंजर उपग्रहों को प्रमोशन किया गया है। मेन नाम है अमेजोनिया
तो ब्राजील का है, बाकी सह हैं उसके तो देखेंगे तथा सह हैं को पैसेंजर के रूप में। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन कौन से है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा यह पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। तो किसका यह मिशन है? ये याद रखना है आपको कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है। इसे आप देख सकते हैं। स्पेस जो है फ्लाइट जो है इंक अमेरिका के साथ साथ एक वाणिज्यिक व्यवसाय के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन को संचालित किया है। तो स्पेस फ्लाइट इंक अमेरिका के साथ साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत क्या किया है? इसे देखेंगे जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन को लॉन्च किया। तो इसमें कौन है? स्पेस फ्लाइट इंक है, अमेरिका के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत किया गया है। तो इसको भी देखेंगे। NSIL का पहला ही पूर्णतः वाणिज्यिक है, क्योंकि इसमें क्या है? कोई अन्य भी जुड़ा हुआ है और वाणिज्यिक कदम को देखते हुए इसे देख सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे अमेजोनिया 1 क्या है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान देखेंगे क्या है? INPE क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ब्राजील का प्रकाशित भू देखेंगे क्या है? भू प्रक्षेपण उपग्रह है, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अमेजोनिका प्रथम की बात करेंगे तो अमेजोनिया प्रथम दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्रों में क्या कर रही है? वनों की कटाई हो रही है। तो आप देखेंगे कि अमेजोनिया प्रथम के संदर्भ में अगर बात करें तो अमेजोनिया प्रथम में क्या है? दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्रों में वनों की कटाई के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या होगा? किसान निगरानी करेगी। ब्राजील की सीमा विविध प्रकार की जो कृषि के विश्लेषण के लिए भी ये कार्य करेगा और प्रयुक्ताओं को क्या करेगा? सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आंकड़े मुहैया कराए जाएंगे। तो देखेंगे आंकड़े ही हैं। तो कितने किलोग्राम का होगा? 637 किलोग्राम का वजन अमेजोनिया को पृथ्वी की सतह से 758 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य जो है तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा है सन सिनोक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो याद रखना सन सिनोक्रोनस पोलर ऑर्बिट जो है ऑर्बिट्स सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा में ये स्थापित किया गया है। याद रखिएगा इसे। 18 से यात्री उपग्रहों में 5 उपग्रह भारत के हैं, ये याद रखेंगे ये नंबर, ठीक है। 13 उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका USA के हैं। एक अमेजोनिया के लिए गया था, बाकी आप देखेंगे 18 में से 5 भारत के हैं और 13 ये सभी आंकड़े याद रखना है आपको। याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका USA के 13 उपग्रहों में शामिल है। और देखेंगे पहला नाम आप देखेंगे, पहला है आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर गए हैं तो Psi-1 नैनो कनेक्ट 2। तो Psi-1 नैनो कनेक्ट 2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है ये, इसे देख सकते हैं एक मिनट। दूसरा है ब्राजील स्पेस 20। तो स्पेस 20 के संदर्भ में बात है, ये 2 तरफा संचार उपग्रह तथा डाटा रिले उपग्रह है। भारतीय सहयात्रियों के उपग्रहों के नाम देखेंगे, पहला है सतीश धवन सैट। SD सैट के संदर्भ में चेन्नई स्थित निजी स्पेस कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित SD सैट एक 3U क्यूब सैट है जिसका नामकरण इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया गया है। आपने देखा इसे कि इसका नामकरण कौन सा है? एक सतीश धवन सैट के रूप में किया गया है, जो क्या है एक जिसे कहते हैं स्पेस किड्स इंडिया एजेंसी है, निजी क्षेत्र की जो स्पेस कंपनी है और इन्होंने सतीश धवन के नाम पर इसका नाम रखा है। एक 3U क्यूब सैट है, इसे देखेंगे। अब सतीश धवन सैट के रूप में देखेंगे एक नैनो उपग्रह के रूप में ये, इसे स्पेस किड्स इंडिया देखेंगे, स्पेस किड्स इंडिया सतीश धवन स्पेस जो है किड्स जो सैटेलाइट है, जो एक शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। इस उपग्रह के माध्यम से एक SD कार्ड में संग्रहित कर भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो देखेंगे इसलिए आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है इसमें। SD कार्ड में आप देखेंगे एक भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है और ये भी देखा गया है कि यूनिटी सैट के रूप में बात की गई है
3 उपग्रहों का संयोजन है इसमें यूनिटीसैट, जिसका डिजाइन निर्माण संयुक्त रूप से 3 भारतीय शैक्षणिक जो है संस्थान द्वारा किया गया है। देखेंगे छात्र उपग्रहों के संदर्भ में यूनिटीसैट में शामिल 3 उपग्रह हैं। जेटसैट, इसका निर्माण जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु द्वारा किया गया है। फिर दूसरा है जो है GHR-C, देखेंगे सी जो है GHR, इसका निर्माण का CESAT के संदर्भ में देखेंगे तो कौन है, GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कौन से, नागपुर द्वारा। जी शक्ति सैटेलाइट, इसका निर्माण श्री शक्ति अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर द्वारा किया गया है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे वजन 500 ग्राम है। अब यूनिटीसैट के रूप में बात होगी तो यूनिटीसैट का उद्देश्य देखेंगे रेडियो रिले संभावनाएं प्रदान करना, मतलब रेडियो की जो रिले हैं उसे पहला देखेंगे। फिर तीसरा है सिंधु नेत्र, तो PES विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन सिंधु नेत्र माइक्रो उपग्रह है। कौन सा है, माइक्रो उपग्रह है। और ये उपग्रह DRDO के हैदराबाद स्थित देखेंगे कौन सा अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा वित्त पोषित है। कौन सा, सिंधु नेत्र के संदर्भ में। फिर चौथे के रूप में देखेंगे तो इसमें देखेंगे इस संदर्भ में ये उपग्रह हिंद महासागर में संचालित युद्धपोतों और व्यापारिक पोतों की निर्माण करेगा। अब बात है स्पेस हरिकेन। आपने हरिकेन कहाँ आता है ये तो देखा ही होगा। तो हरिकेन मतलब चल के नहीं, न्यूज़पेपर में, समाचारों में, यूट्यूब चैनल पे, मल्टी मीडिया पे और कुछ जानकारी। तो स्पेस हरिकेन के संदर्भ में 2021 को नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन है। चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के बाहर या ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्ष तूफान स्पेस हरिकेन का पता लगाया है। इस पे पहले स्पेस हरिकेन को केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था। ठीक है, स्पेस हरिकेन को देखेंगे 2014 के अमेरिकी मौसम उपग्रह की मदद से स्पेस हरिकेन की पहली घटना को रिकॉर्ड किया गया था। तो क्यों लाया गया आप देखेंगे, उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया गया। तो 21 में ऐसी घटना घटी कि नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन किया गया जिसमें चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया था। कहाँ, उत्तरी ध्रुव पर। और देखेंगे इससे पहले स्पेस हरिकेन को केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था। फिर चीन के वैज्ञानिकों ने कारनामा कर दिया कि हाँ भैया है कुछ। अब कहा गया कि 2014 को अमेरिकी जो मौसम उपग्रहों की मदद से स्पेस हरिकेन को रिकॉर्ड भी किया गया था। देखेंगे फिर तूफान सामान्यतः कैसा था, पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते थे, ऐसा देखा गया। यह ऊपरी वायुमंडल में भी कभी नहीं देखा गया था। ये सभी कारण देखे गए और इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस स्पेस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव पर वातावरण में, ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया। तो यही इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस स्पेस हरिकेन को क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में अब सुना गया, देखा गया, रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका, नॉर्वे, चीन, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम DMSP के उपग्रहों और एक 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन छवि को तैयार किया। कौन कौन से, अमेरिका, नॉर्वे, चीन, यूनाइटेड किंगडम वैज्ञानिकों ने क्या किया, रक्षा मौसम उपग्रह विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम चलाया और उपग्रहों को एक 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन की छवि का पता लगाया कि कैसी इसका इमेज है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार स्पेस हरिकेन लगभग 600 मील क्षेत्र में विस्तृत था, जिसको लगभग 8 घंटे तक अवशोषित इलेक्ट्रॉन की बारिश होती रही। तो ये स्पेस हरिकेन वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में आप देखेंगे 4700। तो स्पेस हरिकेन क्या है, एंटी वामा। आपसे पूछा जाए कि स्पेस हरिकेन कहाँ है तो उस संदर्भ में या ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्पेस हरिकेन आपको एंटी क्लॉकवाइज। अब हरिकेन या साइक्लोन कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो आप उसे देखेंगे।
मिशन PSLV C50 CMS-10 के वन के संदर्भ में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा फिर गए, फिर क्या किए, भारत के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान PSLV C50 सफलतापूर्वक वाली है। वैसे ऊपर आप देखेंगे 51, 53 तो देख सकते हैं। 50 क्या कर रही C50, संचार उपग्रह CMS-10 को उसकी निर्धारित कक्षा में क्या है। अब संचार उपग्रह किस कक्षा में किए जाते हैं स्टैब्लिश, इसे आप बताइए। हाँ, तो आप देखेंगे CMS जो है 10 को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक, और यह एक्सियल प्रारूप का 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ PSLV की 22वीं उड़ान थी, और CMS-10 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। याद रखिएगा, ये क्या करेगा, आवृत स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड के आधारित संचार उपग्रह सेवाएं प्रदान करेगा। तो C बैंड की सेवाएं कौन सी होती हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार एवं पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु एक मौसम रडार, वाईफाई उपकरण, रेडियो चैनल लाइन आदि भी हेतु प्रयुक्त होती है। कौन सा संचार उपग्रह, एक तो सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु, ठीक है, जैसे कहते हैं DTH वाले, और या टाटा लगा डाला तो झिंगालाला वाले, टाटा स्काई वाले, मौसम रडार होंगे, वाईफाई उपकरण होंगे, और कौन से होंगे, रेडियो लैन। तो रेडियो लैन में भी प्रयुक्त होता है रेडियो लैन। वो रेडियो लैन क्या होता है, आप देखिए, विस्तारित C बैंड कवरेज के अंतर्गत क्या होता है, बताया गया, भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल होंगे। C बैंड कवरेज में एरिया शामिल है। ये उपग्रह 7 वर्ष के लिए है। आपको बता दिया। PSLV 49 के संदर्भ में अगर बात करें तो PSLV 490 के संदर्भ में देख लेते हैं एक नजर। तो देखेंगे इस संदर्भ में कौन सा, PSLV C49 EOS 0.1 मिशन क्या कह रहा है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 31वीं उड़ान है। C49 PSLV 49 श्रीहरिकोटा गए, सतीश धवन पहुंचे, और क्या करेंगे, केंद्र सार के प्रथम लॉन्च जो है, बाकी लॉन्च पैड कोई भी हो सकता है, लॉन्च पैड से उड़ान भरने के पश्चात उपग्रह आप देखेंगे कौन सा, EOS-1 अतिरिक्त 9 विदेशी उपग्रह, 10 उपग्रह। EOS वही है, अभी हम EOS-3 की चर्चा कर रहे थे, अब EOS-1 के संदर्भ में देखेंगे। तो PSLV 49 याद रखना, EOS-3 की चर्चा कर चुके हैं। तो EOS-3 किस पे था, GSLV F10 के संदर्भ में। अब कौन सा है, PSG EOS-01 कौन सा है, PSLV C49 EOS-1 के संदर्भ में देखेंगे, जो है 9 विदेशी उपग्रह, 10 उपग्रहों का निर्धारण। PSLV C49 PSLV के DL संस्करणों की दूसरी उड़ान थी, आप देखेंगे इस संदर्भ में। तो PSLV DL की प्रथम उड़ान C44 देखेंगे, PSLV है ये भी, बस ये सेम है। 3 के संदर्भ में GSLV है, बाकी आप देखेंगे इस संदर्भ में PSLV चल रहे हैं। तो जिसमें माइक्रोसैट R और कलाम सैट 2B नामक 2 उपग्रह यहां से लॉन्च किए गए थे। तो आपसे पूछा जाए माइक्रोसैट R, कलाम सैट 2 किस से स्टैब्लिश किए गए, अब तो हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा ये किस दिशा में काम कर रहे हैं, ये पूछा जरूर जाएगा आपसे कभी। तो निर्धारित किया गया है EOS-1 क्या है, भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अनुप्रयोग कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन क्षेत्र, और 630 किलोग्राम। EOS-1 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, देखेंगे क्या है, रीसेट है, कहेंगे 2 आप देखेंगे रीसेट 2B 2019, रीसेट 2BR1 के साथ मिलकर कार्य करेंगे, मतलब छोड़ दीजिए। EOS-1 को आप देखेंगे क्या किया, रीसेट 2BR2 नाम दिया गया। EOS-1 को क्या काम दे दिया गया, ये नाम आपसे कभी पूछा जाए तो बताइएगा, क्या नाम दिया गया EOS-1, तो इसे ये नाम दिया गया है। EOS-1 को रीसेट
N2 BR2 नाम दिया गया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने भू अवलोकन उपग्रह हेतु नए नामकरण पद्धति को अपनाने पर बल दिया है। इसरो अपने भू अवलोकन उपग्रहों का नामकरण EOS नामकरण US सीरियल नंबर के रूप में करेगा। छोड़ दीजिए, आप देखेंगे रडार इमेजिंग उपग्रह रिसैट 2BR2 का पुनर्नामकरण करके क्या कर दिया गया, EOS बंद कर दिया गया, और ये याद रखना है आपको, बाकी छोड़ो। देखेंगे अब है सिंथेटिक अपर्चर रडार, सार के रूप में से लैस, EOS बंद, सभी मौसमी परिस्थितियों में दिन एवं रात उच्च विभेदन क्षमता वाली तस्वीरें खींचने में सक्षम है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इस संदर्भ में अगर बात करें, EOS बंद, रिसेट एंड 2BR2 को मिलाकर EOS बन नाम दिया गया है। सार क्या करेगा, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार के रूप में है, लैस है। EOS बन के सभी परिस्थितियों में दिन रात के उच्च विभेदन क्षमता तस्वीरें खींचने में क्षमता है। विभेदन क्षमता, आपने एक मरकरी लैंप, सोडियम लैंप की क्षमता देखी होगी, तो आप देखेंगे दिन रात में क्या है, बारिश की किरणों, बारिश को भेजते हुए अपनी प्रकाश की किरणें क्या है, अपने स्थान तक पहुंचती हैं। तो आप देखेंगे इस बार का क्वेश्चन भी है यूपीएससी का, ये याद रखिएगा। तो सदन मिशन के तहत 9 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण, जिसमें लुथियानिया का बन, लग्जमबर्ग के 4, बाकी छोड़ दीजिए, पुराना है लग्जमबर्ग। इन सभी प्रमोशन को न्यू स्पेस इंडिया NISI द्वारा व्यावसायिक करार, आप देख सकते हैं, एक सारणी दी है। R2 बन लुथियाना, देखेंगे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। किलोस का देखिए, किलोस श्रेणी का एक उपग्रह है, KSM बने लग्जमबर्ग, समुद्री अनुप्रयोग। बन बी, बंसी, बंडी के संदर्भ, लेमूर के संदर्भ में देखेंगे तो अमेरिका का है बहु मिशन रिमोट सेंसिंग। अब आगे बात करेंगे इस संदर्भ में, तो देखेंगे इस क्रम में, तो देखेंगे कि अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स जो है अग्निकुल के मध्य एक समझौता हुआ है। तो अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल, तो 2020 की घटना है। अंतरिक्ष विभाग, मेसर्स अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ है। यह कंपनी अपने प्रमोचन यान विकास कार्यक्रम को क्या करेगी, वो आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विविधता वाले उपयोग को सक्षम करेगी। दातव्य है, IN स्पेस की स्थापना के बाद ये अपनी तरह का पहला समझौता है जिस पर अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। इसरो का मिशन शुक्रयान, इसके बात करेंगे 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान वन मिशन का जो है जुड़ने का निर्णय लिया है। तो इस संदर्भ में देखेंगे कौन सा है, इसरो का मिशन जो है शुक्रयान, देखेंगे कौन सा है। 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान वन मिशन से जुड़ने का निर्णय किया है। आप देखेंगे कौन जुड़ा है, शुक्रयान। अभी तक था चंद्रयान, अब है शुक्रयान। तो शुक्रयान वन है। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स, देखेंगे भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के मध्य आधारित दूसरी परियोजना होगी। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा, शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना। और शुक्र ग्रह में देखें स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस जो है IRF शुक्रयान वन के साथ BNA कहते हैं, वेनुसियन नेचुरल जो है क्या है, नेचुरल्स एनालाइजर्स नामक एक उपग्रह भेजेगा इसके साथ, कौन सा, BNA के संदर्भ में। और देखें उपग्रह इस तथ्य का क्या करेगा, अध्ययन के साथ करेगा, सूर्य से निकलने वाले अवशोषित कण, सूर्य से निकलने वाले जो अवशोषित कण शुक्र के बहिर्मंडल एवं वायुमंडल को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अब क्या है, शुक्र जो है सूर्य के नजदीक किस क्रम का ग्रह है, शुक्र में अन्य चीजें क्या क्या विशेषता हैं, ये किसको बहन बोला, इसको किसका बहन बोला जाता है, ये कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो सूर्य से निकलने वाले अवशोषित कण सूर्य वीनस के बहिर्मंडल एवं वायुमंडल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। BNA IRF नवी पीढ़ी का उपकरण छोड़ सकते हैं। IRF का प्रथम पीढ़ी का उपकरण देखेंगे, कौन सा, सारा सब के एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर था जो भारत के चंद्रयान वन अभियान 2000 के साथ लॉन्च किया गया था। तो देखेंगे IRF प्रथम पीढ़ी का जो सारा था, सब के एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर जो था चंद्रयान वन के साथ जुड़ा हुआ था सारा, अब जुड़ा हुआ है BNA, जो किससे जुड़ा है, इससे जो क्या करेगा, ये
ये शुक्र के अध्ययन के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में, तो देखते हैं कि शुक्र ग्रह के अध्ययन प्रमुख मिशन कौन है। तो ये मिशन आप सभी याद रख लें, ठीक है। तो देखेंगे मरीनर 2 अमेरिका, सोवियत संघ बेनरा उपग्रहों की श्रृंखला, यूएसए मैगलेन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी वीनस एक्सप्रेस और जापान का आक्तासुकी और भारत का चंद्रयान। देखेंगे भारत के कौन सा चंद्रयान 1 या शुक्रयान 1 के संदर्भ में देख सकते हैं। तो यूएसए के संदर्भ में देखेंगे कौन सा 2, पहला सबसे पुराना देखेंगे इसमें तो मैरिनर 2 1962 में था। फिर सोवियत संघ की एक श्रृंखला बेनरा उपग्रहों की थी, इसके शुक्र के ग्रह के यूएसए का फिर मैगलेन आया 1989 और फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2005 में वीनस एक्सप्रेस और जापान का आकातासुकी 2010 के संदर्भ में देखा। इससे पूर्व के संदर्भ की बात करेंगे तो सोवियत संघ शुक्र ग्रह के किसी अंतरिक्ष को यान को लैंड करने में सफल होने वाला एकमात्र देश, ठीक। आप देखेंगे अभी तक क्या हुआ कोई, तो सोवियत संघ द्वारा शुक्र ग्रह के किसी अंतरिक्ष यान को क्या है लैंड कराने में सफल रहने वाला एकमात्र देश है। कौन है, वो है सोवियत संघ। इतने अभियान गए लेकिन अभी सफल एक ही है। अब देखेंगे कल्पना चावला के नाम पर एक कार्गो अंतरिक्ष यान का नामकरण हुआ है। तो देखेंगे क्या है ये, तो इस संदर्भ में बात होगी। 2020 की घटना है। इस अमेरिकी स्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है, नॉर्थ रोप ग्रुपमान कारपोरेशन है, ठीक है। नॉर्थ रोप ग्रुपमान कारपोरेशन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी को पुनः 14वां पुनः आपूर्ति मिशन NG-14 को जो अंतरिक्ष के वर्जीनिया स्थित कौन द्वीप है, ब्लॉफ्स द्वीप, ठीक है, ब्लॉफ्स आइसलैंड से प्रक्षेपित किया। तो ये द्वीप आपसे कभी पूछा जाए तो कहाँ है, वर्जीनिया अमेरिका में है। और क्या करेंगे, यहां से इन्होंने नॉर्थ ग्रुप कारपोरेशन के अंतरिक्ष स्टेशन की कंपनी से 14वां पुनः जो आपूर्ति मिशन है किसके लिए, जो अमेरिकी स्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या किया जा रहा है, एक आपूर्ति मिशन है NG-14 को जो है यहां से लॉन्च किया है। और इस मिशन में देखेंगे एंटेरेस रॉकेट माध्यम से, तो कौन रॉकेट गया हुआ है इसके लिए, एंटेरेस रॉकेट के संदर्भ में देखा सिग्नल अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। नॉर्थ रोप और ग्रुपमान द्वारा NG-14 सिग्नल क्या किए गए हैं, अंतरिक्ष यान के नाम से नासा की जो है सिग्नल्स कह रहे हैं, NG-14 सिग्नल्स जो है अंतरिक्ष यान जो है, इसे आप देखेंगे सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम क्या, नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला के नाम पर गया। तो ये पूछा जाएगा कि NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो भारतीय मूल की कल्पना चावला हैं जो क्या थी, अंतरिक्ष यात्री थी, उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। नॉर्थ रोप ग्रुपमान द्वारा NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान को यस कल्पना चावला के नाम दिया गया है। आप देखेंगे यस कल्पना चावला अंतरिक्ष यान की मदद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग क्या कहेंगे, जो सामान आप देखें आपूर्ति मिशन है, कार्गो पहुंचाया। आप इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। इस रूप में आपने कुछ खगोलिकी के बारे में जाना। अब देखेंगे अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी, तो देखेंगे पहला नाम है शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के संदर्भ में। तो शांत स्वरूप भटनागर देखेंगे, तो शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार CR देखेंगे, भटनागर पुरस्कार की घोषणा जैव विज्ञान के संदर्भ में देखें किसको मिला है, 3 क्षेत्रों में देखेंगे कौन सा है, एक जैव रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रही विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान और चिकित्सा। तो इस संदर्भ में देखेंगे टोटल एरिया और भौतिक विज्ञान, इस संदर्भ में टोटल 7 एरिया कवरेज हैं आप देखेंगे। तो इस संदर्भ में देखेंगे जैव, तो इसमें अमित शाह एवं अरुण कुमार, रसायन तो बस याद रखें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा ये दिया जाता है। और किसके लिए,
नई विज्ञान तकनीकियों की खोज या कार्य करने के संदर्भ में कौन कौन दिया गया? विज्ञान में अमित सिंह, अरुण कुमार शुक्ला, रसायन विज्ञान में कनिष्का विश्वास, डॉक्टर टीवी गोविंद राजू, पृथ्वी वायुमंडल में डॉक्टर विनोद कुमार साइकिया, देवरीप मुखोपाध्याय, अनीश घोष एवं साकेत सौरभ, विज्ञान डॉक्टर जीमोन पनिकम्मल, रोहित श्रीवास्तव, कन्नक साहा के संदर्भ में आपने देखा। अब डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करेंगे तो इस संदर्भ में देख सकते हैं कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक से जो है तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। प्रथम संस्करण की बात होगी तो इस संदर्भ में देखेंगे 2009 में जारी किया था। तो इस संदर्भ में देखेंगे प्रथम संस्करण के संदर्भ में 2009 में जारी किया गया है। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा तैयार किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के संदर्भ में तो देखेंगे साइबर सुरक्षा कंपनी सार्क द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करके 5 मौलिक स्तंभों की बात की गई है। विभिन्न क्षेत्रों की रैंकिंग है, आप इसे देख सकते हैं। सार्क द्वारा तैयार किया जाएगा। इस संदर्भ में देखा तो देखेंगे इंटरनेट सामर्थ्यता के संदर्भ में, इंटरनेट सामर्थ्यता इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के संदर्भ में है, इंटरनेट गुणवत्ता के संदर्भ में है, इंटरनेट बुनियादी ढांचा के संदर्भ में है, इंटरनेट सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक सरकार जो है तो इसे देखा है तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। तो देखेंगे डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2021 तीसरा संस्करण प्रथम 2019। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी कौन है? सर्फसार्क द्वारा तैयार किया गया है। डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करेगी। मौलिक सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग होगी। इंटरनेट सामर्थ्य की बात है, इंटरनेट गुणवत्ता की बात है, इंटरनेट बुनियादी ढांचा की बात है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। ठीक है, सूचकांक में 102 देशों को शामिल किया गया है। 90% जनसंख्या है। पहले आप देखेंगे लगातार दूसरे पर डेनमार्क जो है पहले पे स्थान पर है। दूसरे तीसरे पे आप देखेंगे इस सूचकांक में लगातार कौन है? देखेंगे इस लगातार सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क शीर्ष स्थान पर। दूसरे तीसरे की बात होगी तो दक्षिण कोरिया और जो है आप देखेंगे एशिया। ठीक है, दूसरे तीसरे स्थानों की बात है तो दक्षिण कोरिया एशिया में प्रथम और फिनलैंड। इस सूचकांक में भारत का स्थान याद रखना है, बाकी नहीं। 59 नंबर पे है और देखेंगे 2020 की तुलना में 2 स्थानों की यहाँ गिरावट हो गई है। 32 एशियाई देशों में 17वां स्थान है। छोड़ दीजिए, लंबा कहानी है। आप लंबी कहानी से छोड़ते हुए इसे बढ़ते हैं कि इस सूचकांक में तीसरा संस्करण जारी है। 5 मौलिक स्तंभ की बात की गई है। दूसरे पहले स्थान पर ये हो गया, दूसरा देख लिया आपने। अब बात होगी इस सूचकांक निर्माण में 5 स्तंभ। भारत इंटरनेट सामर्थ्य पर 47वें स्थान पर है। अगर पूछा जाए अलग अलग के संदर्भ में, ठीक है, देखेंगे निर्माण 5 इंटरनेट सामर्थ्य में 47वें स्थान पर है। इंटरनेट गुणवत्ता में 67वें स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा में 91वें स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में 36वें स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिक साकार के आधार पर 33वें स्थान पर है। आप इसे देख सकते हैं, अलग अलग आधारों पे है। तो बस आपको 2 याद रखना है। एक तो इंटरनेट सामर्थ्य स्थान पर ध्यान रखना है, 47 पे है। इलेक्ट्रॉनिक सरकार 33 में है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के संदर्भ में। बाकी आप छोड़ दीजिए। इंटरनेट गुणवत्ता भी देख सकते हैं, 67 नंबर पे है। एटीएल स्पेस चैलेंज क्या है? एटीएल स्पेस चैलेंज इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष नवाचार रचनात्मक विकसित करने की दृष्टिकोण एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया है। एटीएल स्पेस लॉन्च के संदर्भ में
2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 से संबंध है। वर्ल्ड स्पेस वीक के संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10 से 4 अक्टूबर मध्य बनाया जाएगा। इस चैलेंज के तहत सभी स्कूलों में विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों को तैयार किया जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों में किसी एक देश के अंतर्गत प्रॉब्लम को चुनकर समाधान तैयार करना होगा। चुनौती विषयों का विवरण एक्सप्लोर यस के स्पेस, रीच स्पेस, इनहैबिटेट स्पेस, इन सभी चीजों को लीवरेज स्पेस। आप इसे देखेंगे। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग 2021 को कारनाकर्ण झील रिसोर्ट में स्थापित। देखेंगे कौन सा कुछ इसमें खास था, आपको एक बार बता दें, ऐसे पढ़ तो दिया। एटीएल स्पेस चैलेंज है, जो क्या है हिस्सा सिर्फ ये देखना अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग से ही जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इसरो और सीबीएसई से मिलकर करेगा, जो क्या करेगा स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष नवाचार, ठीक है, रचनात्मक विकसित करेगा। एटीएल स्पेस चैलेंज 2000 कार्यक्रम, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक याद रखना, हाँ, इसमें जो भी अटल जो नीति आयोग के तहत जहां जहां फंडिंग हुई है, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब हो, चाहे गैर अटल टिंकरिंग लैब हो, उन सभी पे ये शामिल है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 6 से 12 वर्ष के विद्यार्थी, इसमें 12 वर्ष जो है कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूलन राजमार्ग की बात हो रही है, तो राज अनुकूलन कारनाकर्ण जिसे बोलते हैं झील रिसोर्ट है। देखेंगे ये कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक जो है व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी अनुकूल राजमार्ग बन गया। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच आप देखेंगे जो चार्जिंग स्टेशन के रूप में है, तो कारणा झील आप देखेंगे कहाँ पे है। इस संदर्भ में अगर बात करेंगे सोलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग है, तो सोलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग देखेंगे। स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े स्टाफ सोलर संयंत्रों से युक्त है, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। अब देखेंगे कि कौन होगी, कांड लेक रिजॉर्ट में स्थापित चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग केंद्र बिंदु पर अवस्थित ही भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा क्या किया जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय की कौन सी योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित है। ये भी याद रखना। ये भी देखेंगे योजना फेम के साथ साथ जो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शिलांग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर आधारशिला रखी। तो 2021 के संदर्भ में देखेंगे जो है पीसीआई द्वारा, देखेंगे पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, पीसीआईएल द्वारा, आप इसे देखेंगे पीसीएलआई द्वारा क्या हुआ, शिलांग मेघालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाहन देखेंगे स्टेशन की आधारशिला भी रखी। तो यहाँ ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी आपसे करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रह चुका है। अब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात होगी तो देखेंगे 75 में जो है स्वतंत्रता दिवस है, जो है अवसर पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में घोषणा की। मिशन के माध्यम से हाइड्रोजन जो है हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र की बात की गई है। तो वैश्विक केंद्र के बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। इस क्रम में अगर बात करेंगे तो इस संदर्भ में अगर बात करेंगे उल्लेखनीय है कि क्या करेगा, मिशन माध्यम से भारत के हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र हब के बनाने का लक्ष्य बताया गया है। आप इसे देखेंगे। इस क्रम की अगर बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि इस मिशन के माध्यम से भारत के हरित हाइड्रोजन की बात है, उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र हब के लक्ष्य बनाने का निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि आप देखेंगे 1 फरवरी 2021 के संदर्भ में बात होगी। अपने बजट भाषण में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा क्षेत्रों से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 को लॉन्च करने की घोषणा की थी। आप इसे देख सकते हैं। उल्लेखनीय है भारत सरकार ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में देखेंगे 21-22 में
हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो ये भी देखेंगे। और कुल उत्पादित की जाने वाले हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीनीकरण स्रोतों से उत्पादित होगा। प्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिणी अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन बोक्रिस्ट ने प्रस्तुत की है। उनका मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान लेगी। 2003 में आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड में देखेंगे गठित किया गया है। उल्लेखनीय है 2006 में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप भी आप देखेंगे 2006 में जारी किया था। उल्लेखनीय है कि मिशन इनोवेशन नवीनीकरण एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के संदर्भ में पूछा जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन चैलेंज है। मिशन इनोवेशन रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदारी देशों में एक देश देखेंगे है, भागीदारी देशों में एक है, आप देखेंगे IC8। तो आप इसे हाइड्रोजन रोड मैप के रूप में 2006 में देखा ही गया था। 2006 के साथ क्या कर दिया गया, आप इसे देखेंगे कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड 2003-6 में रोड मैप, इसी के आधार पे आप देख सकते हैं क्या है, इसे 2050 तक कुल जो उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 का भाग नवीनीकरण स्रोतों से उत्पादित होगा। और 21-22 में आप देखेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन अपने भाषण 21 में इन्होंने ऊर्जा स्रोत जो है हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन हेतु लॉन्च कर दिया है। तो आप देखेंगे ये लॉन्च हो चुका है। इस संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इनोवेशन मिशन MI का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना, ये आप देख सकते हैं। इनोवेशन मिशन इनोवेशन 24 क्या है, या 24 देशों एवं यूरोपीय यूनियन का प्रमुख वैश्विक पहल है। तो मिशन इनोवेशन जो है 24 देशों में यूरोपीय यूनियन का एक प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी घोषणा 2015 में की गई थी। और आप इसे भी देखेंगे, इसके तहत MI के तहत आप देखेंगे 8 नवाचार चुनौतियां हैं, इनोवेशन चैलेंज शामिल हैं। IC8 नवीनीकरण एवं नवीकरणीय स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। वाहन स्क्रैपिंग नीति देखेंगे, ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ है। आप देखेंगे वाहन स्क्रैप नीति है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान इसके तहत क्या होगा, वाहन स्क्रैपिंग नीति राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल जो है स्क्रैप नीति नेशनल ऑटोमोबाइल्स स्क्रैपेज पॉलिसी के रूप में देखें घोषणा 2021 केंद्रीय बजट 2022 के तहत की गई है। देखिए 21-22 के तहत देखेंगे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आप देखेंगे भारत में आप देखेंगे आने वाले समय में क्या किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को, तो इसे देखेंगे घोषणा की गई है 22 में। नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप बनाने और नए को खरीदने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन की बात है। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 55% की छूट दे सकते हैं। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क होगा। नए वाहनों को यक्ष शोरूम कीमत के क्या होगा 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन स्क्रैप मूल्य होंगे। राज्य व्यक्तिगत एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्या होगा क्रमशः 25% और 15% तक छूट दे सकते हैं। तो देखेंगे राज्य व्यक्ति रूप से वाणिज्यिक वाहनों रोड टैक्स की बात हो रही है। पुराने वाहनों पर देखेंगे आप पुराने वाहन रखने पर राज्य अतिरिक्त हरित ग्रीन टैक्स लगा सकते हैं। निजी वाहनों को पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि कर सकते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की नवीनीकरण शुल्क के तहत आप देखेंगे ये क्या करेंगे कि वृद्धि कर सकते हैं। अनुपयुक्त वाहनों को सतह पंजीकरण निरस्त होगा। और वाहनों को छूट कहां दी जाएगी, इसने मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। दूसरा है CNG इथेनॉल और LPG जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने खेत में प्रयोग होने वाले कृषि उपकरणों ट्रैक्टर टिलर हार्टिकलर इन्हें क्या है इस दायरे से बाहर भी रखा गया है। कुछ को याद रखना इन्हें, और इसके अनुसार छूट इन सबको पहले ही दी गई है। इस चीज पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जीवाश्म
मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील क्या है? तो स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश। आप क्वेश्चन नोट आउट कर लें, पेपर में खोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस क्रम को। तो इस क्रम की बात करें कि जीवाश्म मुक्त ईंधन ग्रीन के संदर्भ में है, आप देखेंगे 2021 स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात के संदर्भ में ग्रीन स्टील उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश, इसे याद रखेंगे। स्वीडन की इस्पात निर्माता कंपनी है एसएसबी ने 2 अन्य कंपनियां हैं, कौन सी? एलकेबी लौ इस्पात कंपनी और बेटनफाल के संदर्भ में देखेंगे ऊर्जा कंपनी की साझेदारी का उद्घाटन किया हुआ है। उत्पादन की पहली खेप एसएसबी कंपनी ने अपने ग्राहक वोल्वो समूह को ग्रुप का परीक्षण के तौर पर देखा है। ग्रीन स्टील के उत्पादन में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा? देखेंगे उसका नाम है हाइब्रिड। तो ग्रीन की कौन सी तकनीकी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें तीनों कंपनियों ने बस 2000 हाइड्रोजन के ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू देखेंगे आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, जिसे देखेंगे यही नाम दिया गया है। इस पे उन्होंने क्या किया है? निर्माण किया है। और अगर हम बात करें इस संदर्भ में तो इस तकनीक का उद्देश्य 2006 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पे आप देखें बाजार में जीवाश्म मुक्त जो है मुक्त स्टील और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। तो जीवाश्म मुक्त स्टील क्या होगी? आप इसे देखते होंगे, जो स्टील है जो आप देखेंगे जैसे बारिश में आप जाएंगे बहुत सारी है, तो क्या है बहुत सारे जिसे कहते हैं जिस पे जंग लगना, या तो ऐसी एक ग्रीन आप देखेंगे कुछ ऐसी स्टील के। तो ये क्या होती है? जीवाश्म मुक्त स्टील क्या है, ग्रीन स्टील क्या होती है, इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में क्या होगा? तो साइबर सुरक्षा के संदर्भ में की बात होगी। तो साइबर सुरक्षा के तो हम लोग बात कर रहे थे वैश्विक साइबर सुरक्षा के संदर्भ में देखेंगे। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन जारी करता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखेंगे 2021 की घटना है, आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा जारी किया जा रहा है। 2020 के संदर्भ में है, चौथा संस्करण है, इसे छोड़ दीजिए। आप इसे याद रखें कौन जारी करता है। इसके साथ देखेंगे 5 स्तंभों को आप कहेंगे जो है जोड़ा गया है। तो देखेंगे तकनीक कानूनी उपाय के संदर्भ में, तकनीकी उपाय के संदर्भ में और संगठनात्मक उपाय के संदर्भ में और क्षमता विकास उपाय और सहयोग संबंधी उपाय, ये 5 स्तंभों की चर्चा की गई है। इस संदर्भ में बस भारत का स्थान देख लें, 194 देशों की श्रेणी में भारत देखेंगे, भारत ने 37 स्थानों के सुधार कर 10वां स्थान शामिल किया जो है स्थान प्राप्त किया है। 37 स्थानों का सुधार हुआ है और 194 क्रम में आप देखेंगे 10वां स्थान है। इस क्रम में आप भारत पूर्ण रूप से अगर वैश्विक संदर्भ में अगर देखेंगे ओवरऑल विश्व के संदर्भ में पूरे, तो देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरब और एस्टोनिया आपको याद रखना है। कोरिया गणराज्य के संदर्भ में है और सिंगापुर स्पेन चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से रखे गए हैं। बस आपको 2 स्थान याद रखने हैं, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब एक साथ है, एस्टोनिया, और आप इसे छोड़ सकते हैं। ब्रिक्स देशों के संदर्भ में देख सकते हैं, ब्रिक्स देशों में भारत अपने 10वें स्थान पर है। इस स्थान को साफ देखते हुए रूस क्रम में आप देखेंगे भारत का स्थान नीचे है। भारत जहां रूस 5वें स्थान पे है, वहीं भारत 10वें स्थान पे है। बाकी सभी देश भारत से नीचे हैं इस क्रम में आप देखेंगे। अब इस 100 जो है 100 अंकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका आप इसे छोड़ सकते हैं इस अंक को। अब आप देखेंगे नए तरफ बढ़ते हैं, टॉप 500 की सूची। तो टाइप जो है टॉप 500 के संदर्भ में अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर की बात है, और सुपर कंप्यूटर में भी आप देखेंगे जो है द्रुतम मतलब फास्टेस्ट, उसमें भी जो सबसे तेज है जो संस्करण जारी किया है। और सुपर कंप्यूटर सबसे सुपर ज्यादा कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू जापान का है। इसे आप इसे देखेंगे लिन पैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन क्षमता 442 पेटाफ्लॉप्स पर आप इसे देख सकते हैं। बाकी अन्य कौन कौन से हैं? फुगाकू सुपर कंप्यूटर, राइकन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन साइंस
कोवे जापान में स्थापित है। इसे आप देखेंगे, ये आप याद रखेंगे फुगाकू, और एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण रूप से आपके सामने संभावना है। इस सूची में 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? पहला है परम सिद्ध, 90 स्थान सबसे सुपर के रूप में देखेंगे परम सिद्धि है। दूसरा है प्रत्यूषी, 108 के संदर्भ में प्रत्यूष, और मिहिर 188 के संदर्भ में। तो आपको परम सिद्ध, प्रत्यूष और मिहिर तीनों सुपर कंप्यूटर भारतीय हैं, तो इसे देख सकते हैं। परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है आप देखेंगे कितनी है, 4.6 पेटा फ्लॉप के संदर्भ में है। तो पेटा फ्लॉप के संदर्भ में कितना है आप देखेंगे, कहाँ 422 है, 42 है, कहाँ 4.6 है। अभी हम लोग काफी पीछे हैं इस संदर्भ में, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में। अब इसकी एक सूची आपको सामने दी गई है, आप फुगाकू देख सकते हैं। आप प्रथम कौन कौन से हैं सुपर कंप्यूटर इस संदर्भ में देखेंगे, तो पहला नाम फुगाकू जापान के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे समिट अमेरिका का है, और तीसरा सियरा अमेरिका का है, और सनवे ताहिलाइट के संदर्भ में देखेंगे चीन के संदर्भ में, और पांचवा पर्ल म्यूटर के संदर्भ में अमेरिका का। अधिकतर आप देखेंगे देखेंगे कौन से, अगर 2 को छोड़ दें, पहला और चौथा, बाकी सभी अमेरिका के हैं। इन सुपर कंप्यूटरों के आप नाम याद रखेंगे, सभी सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं ये याद रखेंगे। अगर आपसे बहुत अगर देखना हो तो कौन कहाँ है, तो निर्माता फिक्सिचू है, IBM है, समिट जो है IBM का है, सियरा IBM का है, सनवे ट्यूबलाइट NRCPC के हैं, तो आप इसे देखेंगे। पर्ल कंप्यूटर अमेरिका HPE का है, आप इनका ये भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हाइपरसोनिक पवन सुरंग। तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग के संदर्भ में देख सकते हैं, भारत से संबंधित घटना है। देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या है, उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग HWT के संदर्भ में एक क्या है, परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। ये कहाँ है, हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ कलाम मिसाइल परिसर में। आप 2 तरीके से याद रखेंगे, ये परिसर कहाँ पे है, पहले तो ये, दूसरा यहाँ पे DRDO के जो हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ कलाम जो अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थित है। और ज्ञातव्य है कि विमानों, मिसाइल आदि के परीक्षण करने के लिए पवन सुरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे पवन सुरंगों के संदर्भ में बात है, इसी को याद रखना है। प्रेशर वैक्यूम संचालित है, अत्याधुनिक क्या है, HWT परीक्षण सुविधा है। 1 मीटर के नोजल एग्जिट व्यास वाली इस सुरंग का आप देखेंगे, जो सुरंग होगी 1 मीटर की नोजल एग्जिट व्यास वाली इस सुरंग में अंदर 5 से 12 मैक की क्षमता। तो मैक क्षमता क्या होती है 5 से 12, तो ये भी देखेंगे। उड़ानों वाली गति जैसी परिस्थितियां सृजित की जा सकती हैं। 5 मैक या उससे अधिक की तीव्र गति सभी उड़ानें किसमें जाती हैं, देखेंगे उड़ानों जो है हाइपरसोनिक उड़ानों की श्रेणी में आती है। किससे, 5 मैक या उससे अधिक की अगर कोई क्षमता है तो वो हाइपरसोनिक की श्रेणी में रखा जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। अमेरिका, रूस के बाद आप देखेंगे भारत तीसरा देश है जहां आकार एवं परिचालन के संदर्भ में क्या है, इतनी बड़ी परीक्षण सुविधा है। यह सुविधा भविष्य में अति डिजिटल एरोस्पेस एंड रक्षा प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां क्या क्या हैं। पहला नाम है, आप देखेंगे पहली घटना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 सितंबर कौन सा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में अगर बात होगी तो 27 सितंबर 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखेंगे नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान डिजिटल जो है मिशन का शुभारंभ किया है। और देखेंगे क्या है, लाल किले जो है 15 अगस्त की घटना है, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन की पायलट परियोजना का घोषणा की थी, जो आप देखेंगे 2020 को ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। 27 सितंबर 2021 को ये क्या है, पूर्ण रूप से डिजिटल मिशन के रूप में घोषित हो गई है। तो देखेंगे ये मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक चरण में लागू किया जा रहा है, पायलट मिशन में ही है। और इस मिशन को राष्ट्रव्यापी शुभारंभ देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM JAY के संदर्भ में तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर है। छोड़ दीजिए, आप देखेंगे इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच, आदान प्रदान को सक्षम बनाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और भी कुछ है पॉइंट तो वो भी देख लेते हैं।
इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इस मिशन के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रियां इसमें शामिल हैं। बाकी स्वास्थ्य सेवा से क्षेत्र से जुड़ी है, एक संग्रह है के रूप में कार्य करेगी। देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिजिटल डाटा लैब के संदर्भ में है और आयुष्मान डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स प्रौद्योगिकी और उत्पादन जांच के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगी। तो ये सैंडबॉक्स तकनीकी डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स और प्रौद्योगिकी और उत्पाद जांच के संदर्भ में ये देख सकते हैं। आप इसे बात करें इस संदर्भ में अगर इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना के संदर्भ में देखेंगे 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति की योजना को मंजूरी है। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री पोषण योजना को संदर्भ में देखेंगे 5 वर्षों की अधिकतम अवधि लागू की गई है, 2021-22 से 25-26 तक के लिए है। इस संदर्भ में अगर बात करेंगे योजना का व्यय आप देखेंगे, जो भी आप इसे छोड़े, आप माध्यम में सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा? प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना के तहत जो केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित है और ये कार्य क्या करेगी? सरकारी तथा गैर और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में क्या हुआ? पका हुआ गर्म भोजन आपको देखेंगे बच्चों को दिलाने के संदर्भ में है। इस योजना से क्या होगा? देखेंगे देश भर के लगभग 11.20 स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसे मध्याह्न भोजन जो है भोजन योजना के नाम से जाना जाता था, उसका स्थान लेगी। तो देखेंगे बदलाव किया गया है। तो मध्याह्न भोजन योजना थी उसे अब राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कर दिया गया है। इसे आप ध्यान रखें। इसके तहत हम बात करेंगे जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना के आप देखेंगे विकाराबाद जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की प्रारंभ की गई है। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के संदर्भ में आप तेलंगाना याद रखेंगे कहां से स्टार्ट की गई है। ये भी जिला भी पूछा जाए तो आप बताइएगा, स्थान पूछा जाता है। आप देखेंगे इस परियोजना के लॉन्च होने के साथ तेलंगाना टीकों के से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे कहते हैं उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखेंगे परियोजना के तहत ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? दवाएं, टीका, रक्त की आपूर्ति करेगा। इसके माध्यम से दवा वितरण हेतु 8 वितरण भागीदार इस परियोजना के तहत शामिल है, जैसे क्या है ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस के संदर्भ में ये अब एग्जाम्पल है। इस संदर्भ में अगर कुछ और बनता है तो देखेंगे तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। तो देखेंगे कहीं ना कहीं ग्लोबल रूप से भी जुड़ी है, तेलंगाना सरकार की पहल थी। फिर आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार, विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। ये भी देखेंगे हृदयघात हेतु भारत का पहला बायो बैंक क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय इससे जुड़ा है। कौन सी? चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। ये इंस्टीट्यूट आप याद रखेंगे। भारत के पहले हृदयघात शोध बायो बैंक NSB जो है FB नेशनल हार्ट फेलियर जो है बायो बैंक के संदर्भ में आप देखेंगे उद्घाटन है। ये आप आगे बात करें, ये भविष्य के उपचारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक आंकड़े के संदर्भ में आंकड़े हैं। ये भविष्य के उपचार एवं प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में मार्गदर्शक के रूप में है भाई। और आगे बात करें तो ये बायो बैंक भारतीय बच्चों और वयस्कों में भारतीय हृदय संबंधी बीमारियां हैं, हृदयघात के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफी अलग है। यही इसकी पहचान है। आणविक तरीकों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। हृदयघात के कारणों की पहचान, निदान, उपचार सभी कुछ इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब बात करेंगे भारत एवं विदेशों में अनुसंधान की जो सुविधा प्रदान की गई है। देखेंगे ये भारत एवं विदेशों में अनुसंधान की सुविधा भी देगा। इसके साथ इन सुविधाओं में क्या होगा? देखेंगे 080 डिग्री मैकेनिकल फ्रीजर और एक तरल नाइट्रोजन भंडार प्रणाली शामिल है।
जो क्या होगा -100 डिग्री 40 सेल्सियस पर जैव नमूने को कई वर्षों तक संरक्षित किया जा सकेगा। अब श्री जो है चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित बायोबैंक ने हाइपरट्रॉपिक कार्डियो मायोथिपी थेरेपी में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए क्या किया है, इन स्टेम बेंगलुरु के साथ एक समझौता भी किया है जो दिल की मांसपेशियों के फूलने से संबंधित है। तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। अब गोवा देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य घोषित हुआ है। तो देश में आप ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे इस क्रम में जो है प्रथम, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है, नोट डाउन कर लें, पेपर खोलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखेंगे पहला राज्य, इसकी घोषणा गोवा के मुख्यमंत्री ने की है। आप देखेंगे राज्य ने मनुष्य और कुत्तों दोनों में रेबीज विषाणु के संक्रमण नियंत्रण कर लिया है। एक वर्ष 2018 से रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला वहां गोवा में सामने नहीं आया था। रेबीज नियंत्रण कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से संचालित थी। मिशन रेबीज ब्रिटेन आधारित एक चैरिटी समूह है। आप देखेंगे जो विश्व भर में रेबीज उन्मूलन कार्यकर्ताओं का संचालन करता है। देखेंगे कार्यक्रमों का संचालन भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई है। देखेंगे 2013 में भारत में इस मिशन की शुरुआत हुई जो विश्व में रेबीज का एकमात्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस संदर्भ में देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज के पहल के माध्यम से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ वर्ष 2030 तक के संदर्भ में देख लेना, पूछा जाए 2030 के संदर्भ में क्या होगा, कुत्तों के रेबीज के मानव मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक घोषित किया है। इस संदर्भ में क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो बताइएगा। चीन मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो क्या जून विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है। इस संदर्भ में देखेंगे उल्लेखनीय कि चीन में 1940 के दशक में प्रतिवर्ष कितने 30 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 3 दशकों के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र करने वाले में चीन, WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, ठीक है, चीन हुआ WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। देखेंगे उस संदर्भ में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में जिन देशों में मलेरिया घोषित प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया उसमें कौन कौन सा है, चीन के साथ बाद ऑस्ट्रेलिया पहले है, फिर देखेंगे सिंगापुर है और ब्रुनोई दारुसलाम। सिंगापुर तो हिंद महासागर का प्रशांत क्षेत्र में नहीं आएगा। तो देखेंगे कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की अगर घटना है तो आप देखेंगे उसमें कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनोई दारुसलाम के संदर्भ में है। ये विश्व स्तर पर 40 देश और क्षेत्रों को WHO से एक जो है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र घोषित हो चुका है। अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, पैराग्वे, उज्बेकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। 2021 में चीन के साथ एक और है अल सल्वाडोर, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 से प्रारंभ हुआ है और देखें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत मलेरिया उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-30 को लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में देखेंगे तो इस संदर्भ में जुलाई आप देखेंगे 2017 में मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के संदर्भ में देखेंगे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर जो है मलेरिया जो है एलिमिनेशन 2017-2022 में लॉन्च। इस संदर्भ में ये योजना है रणनीतिक। अब बात करेंगे 2DG आयुष 64 के संदर्भ में ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने क्या है कोविड-19 महामारी की दवा एंटी कोविड ड्रग्स 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज देखेंगे कि आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। कब, जब उस समय आप देखेंगे मई में क्या था, जब अपने चरण पे था कोविड-19। देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन अप्लाइड साइंस द्वारा 2DG दवा का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सा प्रयोग विकसित किया गया था। ये भी देखेंगे यह कार्य डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से किया गया। आगे आप छोड़ सकते हैं। आप देखेंगे यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है, वायरस के संश्लेषण और ऊर्जा पर उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। इस आधार पर इसको प्रायोगिक तौर पर लाई गई थी। 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा क्या किया कि आयुष मंत्रालय द्वारा देखेंगे आयुष 64 पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग है
और काबासुरा कुडिनीर सिद्धा ड्रग औषधियों को राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान है। आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। आयुष 64 दवा सप्तपर्ण देखेंगे कुटकी, चिराइता और कुबेरेक्ष नामक औषधियों से बनी हुई है। आयुष 64 औषधि की जो आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आप देखेंगे आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इस संदर्भ में इस दवाई की सलाह हेतु आप देखेंगे ये क्या किया, योग आधारित नेशनल क्या किया गया है, जो है नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा दी गई है। ये दोनों दवाएं कोविड-19 मरीजों के लिए लाभकारी हैं। तो ये दवाएं भी याद रखेंगे, वैक्सीन तो लगी रही, इन दवाओं के संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्रम में अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं, हाँ, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया हुआ है। आप देखेंगे नए स्ट्रेन है, तो देखेंगे कौन है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, यूनाइटेड किंगडम यूके में खोजा गया है। यूके में जो मिला है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन को BUI 2020 आप देखेंगे 12/10 या B117 नाम दिया गया है। भारत में देखेंगे सर्वप्रथम क्या चिन्हित किए गए कोरोना वायरस के स्वरूप को वेरिएंट के रूप में B11617 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 मई 2001 को वैश्विक चिंता के रूप में घोषित किया गया था। या आप देखेंगे इस वेरिएंट को भी आप याद रखेंगे, भारत के वेरिएंट के B1.617 के संदर्भ में। और ये भी देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस का संस्करण आप ये देखेंगे कौन सा B16117.2 को डेल्टा नाम दिया गया था। तो देखेंगे आप पहला जो आया था प्रथम संस्करण के रूप में, उसमें देखेंगे कौन सा विश्व स्वास्थ्य से सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण जिसे डेल्टा नाम दिया गया था। नया वेरिएंट आपके सामने भारत में कौन सा है, B1.617, इसे याद रखेंगे। और डेल्टा किसे दिया गया था, B1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया था। इस संदर्भ में देखेंगे सर्वप्रथम यूके में जो खोजा गया कोरोना वायरस का डेल्टा था, आप देखेंगे B.1.7 के संस्करण को WHO द्वारा दिया गया नाम अल्फा था। तो आप देखेंगे इसका नाम अल्फा दिया गया था। दक्षिणी अफ्रीका में खोजा गया जो संस्करण था कोरोना वायरस का, तो उसे कहा गया है बीटा। तो डेल्टा भारत में था, बीटा यहाँ है, अल्फा यूके में है। इस तरीके से संस्करण नाम दिए गए हैं। और ब्राजील में देखेंगे सर्वप्रथम खोजे गए कोरोना वायरस का P.1 संस्करण को नाम WHO द्वारा गामा दिया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण कहाँ पाया गया। अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम आया है, इसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। कोविड-19 टीका कार्यक्रम का शुरुआत है। 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां कौन सी, मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के टीकों को जो है प्रतिबंधित आपातकाल के उपयोग के लिए भारतीय जो औषधि महानियंत्रक है DCGI द्वारा मंजूरी ये प्रदान की गई है। इसमें देखेंगे मेसर्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर्स कोविड-19 टीकाकरण कोविडशील्ड है। और देखेंगे भारत जो है मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित ब्रियोन जो है इनएक्टिवेटेड कोविड-19 को कोवैक्सीन नाम दिया गया है। तो आपको ये नाम तो अपने भलीभांत कोविशील्ड कोवैक्सीन का नाम होगा, लेकिन ये होगा कि विकसित वेरियोन इन्वेक्टेड है या विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर कोविड-19, तो इसे कोविशील्ड बोलते हैं। याद रखना इसे, ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में देखेंगे 2021 में आप सद्भावना रूप सहयोगी देश भर में भारत निर्मित कोविड-19 टीके प्रदान करने भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल को लॉन्च किया गया था। मैत्री पहल जो है वैक्सीन से रिलेटेड है, भारत के कोविड-19 से रिलेटेड। अब भारत में कोविड-19 है तो भारत बायोटेक की एकल खुराक इंजेक्शन वैक्सीन है, आप इसे देखेंगे। अब आप इसे कोविड-19 के टीकों को एक नजर देख सकते हैं। तो फाइजर बायोटेक अमेरिका एवं जर्मनी के संदर्भ में देखेंगे, मर्डाना अमेरिका का है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूके एवं स्वीडन का, स्पुतनिक 4 रूस, कोरोना जो है वैक्सीन का है, सिनोफार्मा चीन का है, जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका का है, नोवावैक्स अमेरिका का है और जो है कैंसिनोबायो चीन का है, कोविशील्ड भारत
वायरल वेक्टर के संदर्भ में है। ठीक है, वायरल वेक्टर आप देखें किससे कौन सा बना हुआ है ये भी आपके सामने दिया गया है, आप इसे एक नजर देख लें। भारत के संदर्भ में देखोगे जो कोविशील्ड है ये वायरल वेक्टर के संदर्भ में है, और कोवैक्सीन है भारत ये निष्क्रिय विषाणु के रूप में है। आप देखेंगे इस संदर्भ में टीके का निर्माण किया गया है। बाकी इसकी परिस्थितियां दी गई, संग्रहण क्षमता दिया है। खुराक के संदर्भ में देखेंगे तो खुराक में मात्र 2 ही ऐसे टीके हैं, एक है कैंसिनो बायो जो चीन का है वायरल वेक्टर के संदर्भ में देखेंगे एक टीका है, और जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका का है वायरल वेक्टर के संदर्भ में, वो भी एक टीके के संदर्भ में बनाया गया है। इस संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने कंप्लीट अद्यतन देखा है क्या स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ में। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में अगले सेशन में कौन सा, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में, इसे आप देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे दूसरे लोगों तक शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।